गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 3 देखेंगे और इस पोर्शन पे हम ये पढ़ेंगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसके पहले क्लास में हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत हमने पोलन ग्रेन कैसे बनता है हमने ये पढ़ा, मेल गैमेट होता है। उसके बाद हमने फीमेल गैमेट मेगास्पोर कैसे बनता है, वो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। और जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट बन चुके हैं उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो हम फर्टिलाइजेशन आज हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। अब फर्टिलाइजेशन की परिभाषा क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का संलयन होना, दोनों गैमेट का फ्यूजन होना ही निषेचन कहलाता है या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये जरूरी है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक स्थान पर मिले। तो इसके लिए पुष्पों में जरूरी होता है पॉलिनेशन। तो हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परागण। तो परागण का डेफिनेशन क्या है? पॉलिनेशन किसे कहते हैं? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट में स्थानांतरण। और पुष्प के संदर्भ में यदि हम देखें तो मेल गैमेट यानी परागकण या पोलन ग्रेन का पराग कोश से निकलकर फीमेल गैमेट में पहुंचना। और फीमेल गैमेट में डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकता है परागकण, क्योंकि फीमेल गैमेट हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने देखा था स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी में क्या लगे रहते हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल ओवरी में लगे हुए हैं। अब ओव्यूल के अंदर में यहाँ पर अंड सेल है, एग सेल है। तो डायरेक्ट परागकण यहाँ नहीं पहुंचता ओव्यूल के अंदर, बल्कि वो पहुंचता है स्टिग्मा पर। तो परागकण का स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाएगा? परागण की क्रिया कहलाती है। परागण दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण वह परागण जब एक ही पौधे के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर स्थानांतरित होता है, तब हम उसे स्वपरागण कहते हैं। मान लीजिए ये एक पौधा है और इसका ये पुष्प है। इस पुष्प में परागकण है बना हुआ, ये उसी पुष्प के स्टिग्मा पर स्थानांतरित होगा, तब हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसके लिए जरूरी है कि पुष्प क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। स्वपरागण होने के लिए फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है? तो एक ही पौधे के पुष्प का पोलन ग्रेन उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जब स्थानांतरित होता है, तब हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। परपरागण किसे कहेंगे? परपरागण में एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर स्थानांतरित होता है, तब हम इसे परपरागण कहते हैं। अब परपरागण में एक पौधे से दूसरे पौधे तक स्थानांतरित हो रहा है, अतः इसे माध्यम की आवश्यकता होगी। और माध्यम, यहाँ पर माध्यम 3 प्रकार के माध्यम कार्य करते हैं परपरागण में, और वो है वायु, जल और जंतु परागण। वायु के द्वारा जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंचते हैं दूसरे पौधे के पुष्प पर, तब उसे हम वायु परागण कहते हैं। जलीय पादपों में, जो जल में पाए जाते हैं, उन पौधों के पुष्पों में जल के द्वारा स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं पोलन ग्रेन।
और जंतु परागण में जनरली हमेशा कीट के द्वारा परागण की क्रिया होती है। हम जानते हैं कि पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं जब कीट और पुष्पों पर बैठते हैं तो उनके कीट के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके शरीर के अंगों के साथ परागकण चिपक जाते हैं और जब वो उड़कर दूसरे पौधे के पर जाकर बैठते हैं पुष्पों पर तो वो स्टिग्मा पर स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग 80% पौधों में कीट के द्वारा ही परपरागण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार स्वपरागण और परपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, वो ये थे कि स्वपरागण और परपरागण पाए जाने वाले पुष्पों की विशेषता क्या होती है। तो पहली विशेषता तो ये होती है कि स्वपरागण जिन पुष्पों में होता है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, यानी ये द्विलिंगी होते हैं। दूसरा जो है वो है कि इनमें जनन अंग एक साथ परिपक्व होते हैं। जनन अंग एक साथ परिपक्व होते हैं। तीसरा जो है पुष्प जो है वह आकर्षक नहीं होते। पुष्प आकर्षक नहीं होते। चौथा पॉइंट है पुष्प रंगहीन और गंधहीन होते हैं। और पांचवा ये नेक्टर नहीं बनाते, मकरंद नहीं बनाते। और एक विशेष जो गुण होता है वो ये है कि कुछ पुष्प खिलते नहीं, बंद रहते हैं। और ऐसे पुष्प जो खिलते नहीं है उसे हम क्लिस्टोगैमी कहते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये स्वपरागण जिन पुष्पों में होता है ये विशेषता होती है, बाइसेक्सुअल होते हैं, जनन अंग एक साथ परिपक्व होते हैं, पुष्प आकर्षक नहीं होते, पुष्प रंगहीन और गंधहीन होते हैं, मकरंद नहीं बनाते और पुष्प खिलते नहीं हैं। उसी प्रकार हम परपरागण में हम देखेंगे कि परपरागण जिन पौधों में होता है उसके जो पुष्प होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और इनके जो करोला होते हैं, करोला यानी दलपुंज, ये आकर्षक, चमकीले और गहरे रंग के होते हैं। इसी के कारण कीट जो है वो पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। और अगला पॉइंट है फ्लावर में, पुष्पों में सुगंधित पदार्थ पाए जाते हैं। सुगंधित पदार्थ का पाया जाना। नेक्स्ट है ये मकरंद बनाते हैं, नेक्टर बनाते हैं, जिन्हें खाने के लिए कीट आते हैं, मकरंद निर्माण करते हैं। और इनमें परागण हेतु विशिष्ट प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार स्वपरागण, परागण के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? परागण की परिभाषा, परागण के प्रकार, परागण के प्रकार में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं, और स्वपरागण और परपरागण जिन पुष्पों में होता है उन पुष्पों की क्या विशेषता होती है।
तो इस प्रकार से, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये आपको तैयार करना है, आपको मालूम होना चाहिए। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पर। अच्छा, यहाँ पर परागण के प्रकार में स्वपरागण और परपरागण के अलावा एक और परागण होता है, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण जैसे नाम से ही जाहिर है कि हम इच्छित गुणों वाले पौधों के पुष्पों से परागकण को हम दूसरे पुष्पों पर स्थानांतरित कराते हैं ताकि इच्छित गुणों वाले पौधे प्राप्त कर सकें। इसके बारे में डिटेल हम आने वाले अध्याय में देखेंगे। तो ये परागण के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक चित्र बनाएंगे, जो मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये है ओवरी यानी अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या लगे होते हैं? बीजांड। ये ओव्यूल है और बीच में है न्यूसेलस। ये न्यूसेलस है। और हमने मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर पर पढ़ा था कि इस न्यूसेलस के अंदर में क्या रहता है? भ्रूण कोश या एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो में आपको याद होगा ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं जिसे हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं जिसमें से एक एग सेल कहलाता है और 2 सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका कहलाती है। और बीच में रहता है, आपको याद होगा, पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं जो बाद में फ्यूजन कर लेते हैं। और इस जब ये पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं और जब दोनों फ्यूजन कर लेते हैं तब दोनों केंद्रक एक साथ जुड़ जाते हैं और तब हम इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये एंटीपोडल सेल है, एग सेल है, 2 सहायक कोशिका है और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉयड है। ये वाला पोर्शन आपको पता है, रचना में हम पढ़ चुके हैं, ये चैलेजा कहलाता है। और नीचे वाला जहां सर आवरण खुला हुआ है यह माइक्रोपाइल कहलाता है। ठीक, तो ये है आपका ओवरी के अंदर ओव्यूल की रचना। और ओव्यूल के अंदर क्या है? एक एम्ब्रियोसैक या भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर ये कोशिकाएं मौजूद हैं परिपक्व अवस्था में इस प्रकार। अब यहाँ पर परागकण, आपको परागकण की रचना भी याद होगी। परागकण में बाहर की ओर एक्साइन होता है जो कि कठोर आवरण होता है और उसके बाद का स्तर जो होता है भीतर का वह एंटाइन होता है और बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और बाहर जो एक्साइन है इस पर एक पोर होता है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। ये बाहर का स्तर एक्साइन, भीतर का स्तर एंटाइन और ये है न्यूक्लियस और ये है जर्म पोर।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय में आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और ये एक कहलाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वर्धी केंद्रक, और दूसरा कहलाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक। तो यहाँ पर दो केंद्रक हमें दिखाई देते हैं। जब परागकण निकलने से पहले, परागकण के अपने पराग कोश से निकलने से पहले यहाँ पर एक और डिवीजन होता है, एक और विभाजन होता है जो जनन केंद्रक में होता है। ये जनन केंद्रक फिर से विभाजन करेगा और एक और केंद्रक बना लेता है। यानी कितने जनन केंद्रक हो गए? दो न्यूक्लियस हो गए इसमें। विभाजन करेगा, ब्रेक करेगा, ऐसा है ना। तो यहाँ पर अब हमको यहाँ पर 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। पहले 2 थे, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। वेजिटेटिव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, इसका अभी कोई रोल नहीं है। जेनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होकर के फिर से 2 न्यूक्लियस बना लेता है, यानी जेनरेटिव से 2 बनेंगे। तो यहाँ 3 न्यूक्लियस की कंडीशन में जब वो पोलन ग्रेन में 3 न्यूक्लियस रहता है, इसी समय ये निकल करके कहाँ पहुंचता है? स्टिग्मा पर, पॉलिनेशन के द्वारा। पॉलिनेशन के द्वारा स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद स्टिग्मा से ये न्यूट्रिशन लेता है, पोषक पदार्थ लेता है और बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, और यहाँ से फिर ट्यूब निर्माण होता है। अब ये ट्यूब निर्माण कैसे होता है? ये इसका भीतरी, ये यहाँ पर आप समझ लीजिए ट्यूब निर्माण, ये जो भीतर की सतह है इंटाइन वाली, ये जो भीतर की सतह है इंटाइन वाली, यहां से ये जर्मपोर के थ्रू, ये छिद्र है क्योंकि एक्साइन तो कठोर आवरण वाला है, यहां से नहीं निकल सकता। इस जर्मपोर के थ्रू ये भीतर की जो वॉल है इंटाइन, वो ऐसे ट्यूब नुमा रचना बनाती है, और इस ट्यूब के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म और ये दोनों मेल न्यूक्लियाई बाहर आ जाते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जर्मपोर के थ्रू ये ट्यूब फॉर्मेशन होता है और ये दोनों न्यूक्लियस ऐसे बाहर आ जाते हैं। ये कहाँ हो रहा है? इस स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर ही ट्यूब फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार पोलन ग्रेन से एक ट्यूब बनता है जिसके अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई हैं। ये 2 मेल न्यूक्लियाई इस ट्यूब से, इस ट्यूब को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। तो पोलन ग्रेन का दोनों मेल न्यूक्लियस कहाँ आ गया? पोलन ट्यूब में आ गया, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म भी। अब यहाँ पर ये इसको पहुंचना है एग सेल तक, ठीक। अब ये कैसे जाएगा? इसके 3 रास्ते हैं। 3 तरीके से ये बीजांड के, ओव्यूल के, एग सेल तक पहुंच सकता है। अब यहाँ पर 3 मैं बता रही हूँ, 3 तरीके को क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए ये अलग से आप समझ लीजिए, ये ओव्यूल है, ये अंदर एम्ब्रियो सैक है। अब पोलन ट्यूब जो है वो 3 तरीके से आ सकता है। एक डायरेक्ट चैलेजा की तरफ से अंदर घुसेगा, यहां से प्रवेश करेगा। जब ये डायरेक्ट ऊपर से चैलेजा की तरफ से प्रवेश करता है तब हम इसे चैलेजोगेमी कहते हैं, चैलेजोगेमी। जब चैलेजल एंड की तरफ से पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है ओव्यूल में,
दूसरा तरीका हो सकता है ये ओव्यूल ये इंटेग्यूमेंट आवरण की तरफ से प्रवेश कर सकता है, तब हम इसे कहेंगे मीजोगैमी। जब यहाँ साइड से आवरण की तरफ से प्रवेश करेगा तब हम इसे मीजोगैमी कहेंगे। और या फिर ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड की तरफ से प्रवेश करेगा। माइक्रोपाइल एंड की तरफ से जब ये प्रवेश करता है तब हम इसे कहते हैं पोरोगेमी। तो इस प्रकार से पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है वो किसी भी एक तरीके से ओव्यूल के अंदर जाता है, या तो चैलेजोगेमी या मीजोगेमी या पोरोगेमी। तो इस प्रकार से तीन तरफ से ये एंटर कर सकता है। अब हम यहाँ पर आगे की प्रक्रिया देखेंगे। ये पोलन ट्यूब मान लीजिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से प्रवेश करता है। ये पोलन ट्यूब एग सेल और सहायक कोशिका सिनर्जिड के बीच से होते हुए अंदर प्रवेश करता है और इसके अंदर के जो दो मेल न्यूक्लियाई थे वो यहाँ पर फ्री कर देता है। पोलन ट्यूब के थ्रू दोनों मेल न्यूक्लियाई कहाँ आ गए? इस ओव्यूल के अंदर, इस एम्ब्रियो सैक में आ गए। अब आगे का प्रोसेस देखिए। ये एग सेल है, सहायक कोशिका है। सहायक कोशिकाएं कुछ समय के बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब ये जो दो मेल न्यूक्लियाई है इसमें से एक मेल न्यूक्लियाई, ये दो है, एक मेल न्यूक्लियाई फ्यूजन करता है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। अब ये जो मेल न्यूक्लियाई है फ्यूजन करेंगे किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में पहले से दो केंद्रक हैं, अब ये भी यहाँ पर फ्यूजन कर लेता है तो कितने केंद्रक हो जाएंगे? 3 केंद्रक हो जाते हैं। ठीक, अब हम इसको कहेंगे, चूंकि यहाँ पर 3 केंद्रक हो गया इसीलिए हम इसको ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस कहेंगे। त्रिगुणित या ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। एग्जाम में ये प्रश्न भी अधिकतर पूछे जाते हैं। ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन क्या है? तो जब पोलन ग्रेन का 2 मेल न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक में फ्री होता है जिसमें से एक मेल न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में निषेचन की क्रिया करता है या फ्यूजन करता है और ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है, इसे हम त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब ये जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है वो इस एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा, एग सेल के साथ में, और इस एग सेल के साथ में फ्यूजन करके, ये एग सेल तो हैप्लॉइड है, अब ये मेल न्यूक्लियाई जब इसके साथ फ्यूजन करेगा तब बनता है जाइगोट। मेल न्यूक्लियाई एग सेल के साथ फ्यूजन करके क्या बना लिया? ये जाइगोट बना लिया। और जाइगोट कैसा रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा। अब यहां पर देखिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। 2 मेल न्यूक्लियाई यहाँ पर एंटर किए थे, एक मेल न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाया और एक मेल न्यूक्लियाई
एग सेल के साथ में फ्यूजन करके जाइगोट बनाया। तो ये दो प्रकार का यहाँ दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इस क्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो दो मेल न्यूक्लियाई का, एक का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइजेशन करना और दूसरे का एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करना, ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ये एंजियोस्पर्म का मुख्य गुण है, आवृत बीजी पौधों का मुख्य गुण है। केवल आवृत बीजी पौधों में ही डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन जो हुआ है, इसमें से एक सेल के साथ में जो मेल न्यूक्लियाई फ्यूजन करके जाइगोट बनाता है, उस फर्टिलाइजेशन को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन कहते हैं। ट्रू फर्टिलाइजेशन, और इसी का एक और नाम है सिनगैमी। इसी को हम सिनगैमी भी कहते हैं। तो ये सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन है। सिनगैमी क्या है? मेल न्यूक्लियाई का एग सेल के साथ फ्यूजन करना ही ट्रू फर्टिलाइजेशन है। ट्रू फर्टिलाइजेशन इसलिए क्योंकि इसी से जाइगोट बनता है, इसी जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, इसी एम्ब्रियो से एक न्यू प्लांट बनता है। तो ये फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आगे जाकर के बनाएगा एंडोस्पर्म। इससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। भ्रूण कोश। और इस जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो या भ्रूण। ठीक? तो इस प्रकार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे के प्रोसेस में हम देखेंगे कि ये एंडोस्पर्म कैसे बनेगा और एम्ब्रियो कैसे बनेगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंडोस्पर्म के प्रकार और वो क्या है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो ये पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है। पोलन ट्यूब के द्वारा यहाँ से एम्ब्रियो सैक के अंदर जाकर डबल फर्टिलाइजेशन करके एंडोस्पर्म और जाइगोट बनाता है। अब आगे का नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। ओके।